हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये आप लोगों के लिए आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो इंग्लिश सूत्रा का लोगो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, पूरा ऐड सा यहाँ पे है। तो आप लोगों के लिए एक मैं यहाँ पर बात बताने के लिए आई हूँ। हमारा जो बैच है टीजीटी का वो कल से स्टार्ट हो रहा है और आप उसकी कल से, लेकिन जो हमारा ये बैच है ये ऐप पर चलता है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए है। अभी इस समय वैसे भी सारी क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही हैं, तो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, हमारे ऐप पर चलती हैं। आपको यहाँ पर नंबर और वो दिया हुआ है जिसमें आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और ये कि भाई इस बैच के बारे में अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो ये किसी के ऊपर कोई मैंडेटरी नहीं है, या ये नहीं है कि आगे से मैं अब यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगी या मैं कोई क्वेश्चन सीरीज नहीं कर पाऊंगी। ये केवल मैंने अपने बैच के बारे में बताने के लिए है कि टीजीटी पीजीटी का नया बैच जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि ये एक पेपर जो है हम लोगों ने बनाया है टीजीटी पीजीटी का पीजीटी का नहीं, टीजीटी का पेपर बनाया है। एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है। इसमें ये टेस्ट सीरीज का टेस्ट पेपर नंबर 1 है। तो ये पेपर बनाया है हमने, अभी हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं ये वाला पेपर। और इस पेपर को शेयर करने का एक रीजन ये है कि भाई मेरे लिए ये लेवल 1 है। लेवल 1 का मतलब होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, काफी सारे लेवल्स को बताना। तो मेरे लिए ये लेवल 1 है जिसमें मैंने इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस रखे हैं। कुछ थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस हैं जो घुमा फिरा के रखे हैं, जिसमें से 5 या 7 क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से ये पेपर इजी टू मॉडरेट पेपर है, नॉट टू डिफिकल्ट, नॉट वेरी इजी, नॉट टू इजी, नॉट टू डिफिकल्ट। इस तरीके का पेपर जो है वो मैंने रखा है। तो अब आपका जो ये पेपर है, आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ये पेपर बहुत इजी है। अगर आप जिनको इजी लगता है ये पेपर, बहुत अच्छी बात है। इससे ऊपर के लेवल की तैयारी कीजिए क्योंकि 100+ का टारगेट लेके चलिए। जिनको ये पेपर डिफिकल्ट लगता है तो वो ये मान के चलिए कि इस लेवल से भी ऊपर के लेवल की तैयारी उनको करनी है। तो ये एक मानक है, लेवल 1 है ये। अब इसके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वोकैब में कैसे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, ग्रामर में। हालांकि इसके ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, मैं खुद ही कह के चल रही हूँ, ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। अभी फंक्शनल ग्रामर हमने इसमें ली ही नहीं है, वो हम लेवल 2 में लेंगे अपने। तो लेकिन वोकैब हमने इसमें अच्छी रखी है, लिटरेचर भी ठीक ठाक रखा है। तो क्योंकि भाई पहला पेपर है तो वो इसी तरीके का होना चाहिए। तो चलिए आप लोगों के साथ क्वेश्चन जो है वो शेयर करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्लाइड चेंज कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज अ लिरिक? लिरिक क्या है? तो इसका ऑप्शन है, क्योंकि देखिए कोई भी जब 125 क्वेश्चंस आते हैं तो 125 के 125 डिफिकल्ट नहीं होते, उसमें से 25 से 30 ही क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं और जो गेम चेंज कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। लिरिक क्या है? तो लिरिक जो है वो एंशिएंट ग्रीस में जिसका जन्म हुआ, लायर से जो है वो बना, वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था। और लिरिक एक शॉर्ट पोएम हुआ करती थी जो अपने पर्सनल गाने के लिए जो है, और उसमें पर्सनल फीलिंग्स बताई जाती थी। तो इसका आंसर है आपका ए। इसका अब मैं अपनी इस स्क्रीन पर कोई भी पेन नहीं चला सकती हूँ क्योंकि ये मेरी जो है प्रोजेक्टर की स्क्रीन है, तो मैं इस पर कोई पेन नहीं चला सकती क्योंकि वो मिटेगा नहीं। तो मैं आप लोगों को इस पे बता देती हूँ व्हाट इज अ लिरिक। इसका आंसर है ए। मैं ऐसी मार्क कर रही हूँ, इट्स ए। अ लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम कंपोज्ड फॉर सिंगिंग। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड क्या होता है? एब्सर्ड का मतलब ही होता है विचित्र। तो इसका देखिए कि एब्सर्ड का विचित्र से आप देखिए कि इसमें किस में आ रहा है। तो कट ऑफ फ्रॉम हिज रिलीजियस, मेटाफिजिकल एंड ट्रांसेंडेंटल रूट्स, man is lost, all his actions become senseless, absurd, useless। तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का मतलब होता है जिसमें इंसान खोया हुआ रहता है, सेंसलेस हो जाता है, विचित्र जो है वो बिहेव करता है, तो दैट इज नोन एज थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। तो इसका भी आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए। आप देख रहे होंगे ये 2 क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है। अब आप ये देखिए इसमें जो है मेरे टेक्निकल स्टाफ ने जो है इसमें जो है वो मार्क कर दिया है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी है ए। स्लाइड चेंज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर? ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर क्या होता है? तो चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ प्ले विच इज बेस्ड ऑन रियलिटी एंड रीजन, कि ये तथ्यों पर आधारित होता है? नहीं। इट्स अ काइंड ऑफ प्ले विच शोज ब्लैकनेस,
प्रोटैगनिस्ट की यानी कि मुख्य कलाकार की लाइफ में ब्लैकनेस दिखाता है? नहीं। बेलफुल, नेटिव और इनएप्ट कैरेक्टर्स इन अ फैंटास्टिक और नाइटमेरिश मॉडर्न वर्ल्ड पे। ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर का मतलब होता है कि इसमें एक जैसे कहना चाहिए एक सैडिस्टिक प्लेजर जो है वो मिलता है, जिसमें डार्क ह्यूमर एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें जो काम किया जा रहा है वो मानवीय पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, लेकिन कई बार एवेंज टू गेट एवेंज्ड लेने के लिए सही होता है वो। तो इसमें इसे ब्लैक कॉमेडी का जो आपका ऑप्शन है दैट इज सी, कि जिसमें बहुत दुख भरा, नेटिव और इनएप्ट अजीब से कैरेक्टर्स होते हैं और नाइटमेरिश डरावने मॉडर्न वर्ल्ड प्ले आउट देयर रोल्स इन व्हाट लोनेस्को कॉल्ड अ ट्रेजिक फार्स। ये एक ट्रेजिक फार्स होता है और इसीलिए इसको जो है जो इवेंट्स होते हैं इसमें वो बहुत डरावने होते हैं, कॉमिक भी होते हैं, मतलब दोनों चीजें साथ में चलती हैं, दोनों कॉमिक भी होते हैं, डरावने भी होते हैं, समझ में नहीं आता हंसे कि रोए। तो इस तरीके की कॉमेडी को क्या कहा जाता है? ब्लैक कॉमेडी। क्वेश्चन नंबर 4, जब भी कोई पेपर आता है तो उसमें मिले जुले क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे इसमें आता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो इसका आंसर है आपका ए, हेमरेज जो है HAEMORRHAG। तो ये स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस जो है इसे सॉल्व करना, तो आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से डायरिया की करेक्ट स्पेलिंग जो है वो कौन सी है? तो देखिए डायरिया की करेक्ट स्पेलिंग जो है दैट इज बी, DIARRHOEA, डायरिया की स्पेलिंग है, दैट इज बी। एंड द क्वेश्चन नंबर 6, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। अ फिल्म, अ मूवी दैट इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन्स लाइफ। देखिए किसी व्यक्ति की जिंदगी पर बनी हुई जो मूवी होती है उसे बायोपिक कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की कथा लिखी जाती है, जीवनी लिखी जाती है, तो दैट्स बायोग्राफी, और किसी की उस पे मूवी बनाई जाती है तो दैट इज नोन एज बायोपिक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज, इसका आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। जो किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट का जो क्रिटिकल जज होता है उसे क्या कहते हैं? एक्सपर्टीज, आर्टिजन, आर्टिजन की वजह स्पेलिंग भी गलत है इसमें, गौरमे या कॉनशियर। कॉनशियर का मतलब होता है जो किसी भी कला के पारखी को कहा जाता है कॉनशियर। तो इसका आंसर है आपका डी, दैट्स डी, द आंसर इज डी। तो ये आपके सारे वोकैब के क्वेश्चंस हैं। फ्रॉम वेयर यू हैव टू लर्न वोकैब, वोकैब का क्या स्टैंडर्ड रखना है, दैट यू हैव टू लर्न। Someone who pursues a study or sport as a pastime, ये वन वर्ड है। तो भाई जो किसी चीज को केवल यूं ही जो है टाइम पास करने के लिए पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एमेच्योर। एमेच्योर कहा जाता है, तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9, टू अ टी, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि जो चीज किसी को एग्जैक्टली जो हम कहना चाह रहे हैं वही उसका मीनिंग है, तो दैट इज एग्जैक्टली। इसका आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इडियम है, अगेंस्ट द रेनी डेज। अगेंस्ट द रेनी डेज का मतलब होता है कि दुर्भाग्य के लिए कुछ बचा के रखना, तो फॉर हार्ड टाइम्स। तो इसका आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें सिनोनिम्स देने हैं। टर्बिड का मतलब होता है थिक, जैसे मिट्टी मिला हुआ कोई जो थिक हो, बहुत ही गाढ़ा थिक हो, उसे क्या कहा जाता है? टर्बिड। तो दैट इज बी, थिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीहूफ। बीहूफ का मतलब होता है किसी भी चीज से प्राप्त होने वाला फायदा। तो बीहूफ का जो आपका आंसर होगा दैट विल बी डी, प्रॉफिट। अब आपको जो भी सिनोनिम्स वगैरह आप कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा, तो ऐसा नहीं है कि सारे ही सिनोनिम्स डिफिकल्ट आएंगे, सारे ही वोकैबुलरी डिफिकल्ट आएगी, मगर बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट ये हमारे मैंने अपने हिसाब से ये एक जो है मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पेपर इट्स टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, मगर ये पेपर जो है इस लेवल से ऊपर के लेवल का पेपर ही जो है वो सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी अभी स्टार्ट करी है सीरीज, तो इसलिए मैंने इसको इजी टू मॉडरेट वाले कैटेगरी में ही इसको रखा है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिगेचर। देखिए लिगेचर वर्ड लिगामेंट से बना, लिगेचर का मतलब होता है बैंडेज को कहा जाता है लिगेचर। तो इसका आंसर है आपका ए, दैट इज बैंडेज। द नेक्स्ट वन इज स्कैल्पेल। स्कैल्पेल ऐसे समझिए पेन की तरह संकरा, बिल्कुल पेन की तरह जो संकरा होता है जैसे उसे कहा जाता है स्कैल्पेल। और जो स्कैल्पेल पेन की तरह संकरा कह रही हूँ उसको। और नाइफ जो है वो बहुत ही इस तरीके का होता है ना, बहुत ही धारदार जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, इस तरीके का जो चाकू होता है दैट इज नोन एज, तो स्कैल्पेल दैट इज नाइफ। ये है आपका स्टाइलॉइड, ये होता है पतला, बिल्कुल पतला सा जो होता है उसे कहते हैं स्लेंडर, दैट इज सी, स्टाइलॉइड। द नेक्स्ट इज, ये आपको इसमें एंटोनिम्स जो हैं वो देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज एफ्लिक्शन। कई बार क्या होता है कि किसी भी वर्ड का ना एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दे रखा होता, हमें उससे मिलता जुलता मीनिंग भी लगाना होता है। जैसे एफ्लिक्शन का मतलब बीमारी, गहरा दर्द, इसको कहा जाता है। तो एफ्लिक्शन का बीमारी है या दर्द है तो उसका उल्टा क्या होगा? तो उसका उल्टा होगा, जैसे हम कहते हैं हेल एंड हार्टी, तो मतलब स्वस्थ है, रोबस्ट है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, दैट विल बी सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलाक्रिटी। अलाक्रिटी जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है बड़े उत्सुकता से, किसी चीज को करने की बड़ी उत्सुकता होती है, बड़े 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 खुश होकर कर रहे हैं, दैट इज अलाक्रिटी। तो क्या होगा इसका उल्टा? अगर आप उत्सुकता से कर रहे हो तो अलाक्रिटी, और अगर आप दुखी होकर कर रहे हो या मन नहीं है करने का, दैट विल बी, द आंसर विल बी ए, रिलक्टेंस। द आंसर इज रिलक्टेंस, यानी कि जिसमें आपका मन नहीं है करने का। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्ट्रुइस्टिक। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका ऑल्ट्रुइस्टिक। ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है बहुत ही दानवीर, दानवीर व्यक्ति को बोला जाता है ऑल्ट्रुइस्टिक। तो एंटोनिम देना है तो उसका क्या होगा? कंजूस। कंजूस को कहते हैं निगर्ड, और अगर कहते हैं तो इसका होगा निगर्डली, निगर्डली, दैट विल बी निगर्डली। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत, बहुत प्रेम से बात करने वाले को कहा जाता है एमिएबल। तो इसका उल्टा होगा जो हमेशा दूसरों से लड़ता हुआ ही बोलता है, एक्रीमोनियस, जिसके मुंह से तेजाब झड़े, तो दैट इज सी, एक्रीमोनियस। नाउ ये कुछ, अब ये बहुत ही सिंपल, मैंने इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस लिए हैं, बहुत ही सिंपल है। अब आप क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, राम टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, और इसमें क्या आएगा? कॉफी इज टेकन बाय राम एवरी मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं जिस भी ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है, तो दैट इज बी, कॉफी इज टेकन बाय राम एवरी मॉर्निंग। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग द मैच। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वैसे कुछ थोड़े बहुत सिंपल भी रहते हैं क्वेश्चंस। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग द मैच, तो मैच इज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स, द मैच इज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है आपका ए। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। यू सेड टू मी द स्टूडेंट रॉट अ लेटर। अब इसमें है आपका यू टोल्ड मी दैट द स्टूडेंट हैड रिटन, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो यू टोल्ड मी दैट द स्टूडेंट हैड रिटन अ लेटर। तो इसका आंसर होगा आपका सी। नाउ द नेक्स्ट वन इज माई टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये एक जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस कभी चेंज नहीं होता, तो ये बनेगा माय टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इसका आंसर होगा आपका ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको फिगर्स ऑफ स्पीच जो है इसमें चूज करनी है। तो ये है टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार है, ये जी गलती से टाइप हो गया है। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अनमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। अभी मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं डाली है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि नॉलेज को
एक डूबते हुए तारे की तरह जो है वो फॉलो करना। तो लाइक वर्ड डाला है तो दैट विल द आंसर विल बी डी, सिमिली। तो केवल कोई सेंटेंस ही थोड़ा बड़ा था, आंसर इज क्वाइट इजी। द नेक्स्ट वन इज दिस सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट वेयर। ये आप देख सकते हैं, ये लाइंस जो हैं, ये दिस सिटी, ऐसा लग रहा है इस सिटी ने एक गारमेंट जो है वो पहन लिया है। ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग की ब्यूटी बिल्कुल साइलेंट एंड बेयर विदाउट एनीथिंग। तो यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है, द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, हालांकि इसमें फिगर ऑफ स्पीच में आपके काफ़ी सारे, अगर नीचे वाला देते तो ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग से हम कंपेयर कर सकते थे, लेकिन उसमें और कुछ नहीं दे रखा है। तो लाइक अ गारमेंट, सिटी को कंपेयर कर रहे हैं गारमेंट से, तो आंसर विल बी सी, सिमिली। And the next one is higher and higher from the earth thou springest like a cloud of fire। तो ये जो लाइंस हैं ये शेरे की पोएम की लाइंस हैं। ये हायर एंड हायर फ्रॉम द अर्थ thou springest, तुम ऊंची उड़ती हो like a cloud of fire। इसमें बहुत सारी जो है उन्होंने सिमिलीज यूज करी है, तो आग के गोले की तरह। तो इसका भी आंसर है आपका डी, दैट इज सिमिली। Now let's move on to question number 27। ये देखिए, ये दो जो है 27 जो क्वेश्चन है, ये मैंने इसमें प्रीपोजिशन का दिया है। पहले जैसे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक लिखा आता है, गिव मी अ पेन टू राइट विद। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से काम करते हैं तो हम वहाँ लगाते हैं विद, तो यहाँ इसका आंसर आएगा ए, गिव मी अ पेन टू राइट विद। एंड द नेक्स्ट वन इज The next one is he wrote his copies in red ink। इंक के लिए या पेंसिल के लिए हम इन वर्ड का यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका बी। इसका आंसर है बी। तो इसका आंसर है बी। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पैसेज। पैसेज को जब भी कभी सॉल्व करें तो देखिए, पैसेज जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपके नंबर को लाने में। अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन 4 नंबर का ले लीजिए, तो 5 × 4 = 20 मार्क्स सीधे सीधे आपके क्वेश्चन के आप लोगों को मिल जाते हैं। तो अब आप इसमें देखिए कि अगर आपका एक भी क्वेश्चन इसमें गलत होता है तो आपके 4 नंबर सीधा गए। तो इसमें अब कोशिश यही करते हैं, आप पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं, एक तो टाइम बहुत लगा लेते हैं। तो पैसेज को सॉल्व अगर करना है तो सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चंस जो है वो पढ़िए, उसके बाद जो है उसे सॉल्व करिए। जैसे क्वेश्चन का पैसेज का पहला क्वेश्चन है द पीपल थॉट दैट। जब भी कभी पैसेज सॉल्व करना हो तो आपको पैसेज सॉल्व करने के लिए हमेशा पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। अब उस पैसेज में सुइंग मशीन के बारे में बताया गया है, तो इसीलिए मैं इसके आंसर्स ही सीधे आप लोगों को बता रही हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको पैसेज सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड ऑल द क्वेश्चंस, और उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आप लोग जो हैं वो पैसेज को पढ़िए और हिंदी निकालने की कोशिश मत कीजिए। और पैसेज आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। आप ये मान के चलिए अगर 2 आपके पैसेज आ गए, 2 तो मैंने इसमें जो दिए हैं, अगर मान लीजिए 2 पैसेज आ जाते हैं तो सीधे सीधे 40 मार्क्स के तो पैसेज ही हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके आंसर्स ही मैं बता देती हूँ। ये क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पर डाला हुआ है, आप चाहें तो टेलीग्राम पर जाकर ये क्वेश्चन पेपर का PDF भी आप ले सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें तो मैं आपको आंसर्स ही बता रही हूँ। द पीपल थॉट, इसमें पहला जो आंसर है दे वुड बी डिप्रीव्ड ऑफ देयर लिवलीहुड, तो इसका आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है द पैसेज थ्रोज लाइट ऑन। पैसेज जो है वो किस चीज पर जो है प्रकाश डालता है, तो आंसर इज ए, हाउ अ वेल मेंट इन्वेंशन कैन बी मिसअंडरस्टूड। एंड क्वेश्चन नंबर 31, द मेन एम ऑफ द क्राउड वाज, एम क्राउड का क्या था, किल थिमोनिया, तो दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 32, shutters were being closed because the shopkeepers
feared their shops would be destroyed. तो इसका आंसर है आपका बी. And question number 33. The crowd was protesting against the newly invented sewing machine. So that is B. तो अब ये पैसेज मैंने इसमें नहीं करा, जस्ट टू सेव योर टाइम. तो आप इसको पढ़ के अपने आप कर सकते हैं. पैसेज को करने का तरीका मैंने आपको बताया. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 34. What country was the birthplace of lyric? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिरिक का बर्थ प्लेस है एंशिएंट ग्रीस. तो दैट इज आंसर बी. द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एक्ट. ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. एक्ट क्या है? इट्स अ मेजर डिवीजन in the action of a play. An act is a major division in the action of a play. तो इसका आंसर है आपका डी. आप सोच रहे होंगे इसमें मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन कम दे रही हूँ. एक्सप्लेनेशन कम देने का रीजन इसलिए है क्योंकि मेरे को यहाँ पे 125 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ. मतलब मैं आपको 125 क्वेश्चन के आंसर्स देने का यहाँ जो पर्पस है वो ये है कि किस जगह से आपको और कैसे आपको तैयारी शुरू करनी है. तो अगर आपसे कहें कि भाई आप पिछले साल के पेपर सॉल्व करके ही कर लेंगे तो वो तो करिए ही करिए, उसके साथ साथ अपना लेवल और बढ़ाइए क्योंकि जो 2016 का पेपर आया था जो 19 में हुआ था वो पिछले पेपर से अलग आया था. उसमें भी लोगों ने इतना अच्छा स्कोर किया है. तो आप सोच सकते हैं कि इस बार तो इंटरव्यू भी नहीं है तो व्हाट विल बी द लेवल ऑफ दिस एग्जाम. चलिए, वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन. जो रिलीजन के अगेंस्ट यानी कि जिसके विचार जो होते हैं वो मानने योग्य नहीं होते हैं उसे क्या कहा जाता है? दैट इज हेरेटिक. दैट इज डी. एंड क्वेश्चन नंबर 37. अ कलेक्शन ऑफ फ्लैग्स. ये तो 2016 का ही क्वेश्चन है जो आया हुआ है. दैट इज बंडिंग. बी. क्वेश्चन नंबर 38. ऑल मूनशाइन. ऑल मूनशाइन का मतलब होता है बेकार की बात, बिना जिसमें कोई भी रियलिटी नहीं होती है. तो इसे कहा जाता है डी, विदाउट रियलिटी. एनोल्ड फ्लेम. एनोल्ड फ्लेम का मतलब होता है जैसे एक ये था डायमंड, जैसे कीट्स ने कहा है. तो प्रेमिका को कहा जाता है, पुरानी प्रेमिका को कहा जाता है एनोल्ड फ्लेम. दैट इज ए, अ स्वीट हार्ट. ये इस तरह के क्वेश्चन कुछ कंफ्यूज करने वाले होते हैं कि जिसमें आदमी सोच सकता है कि ओल्ड फ्रेंड हो सकता है, स्वीट हार्ट नहीं सोच रहे कि ये भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 40. अब इसमें आपको सिनोनिम्स देने हैं. मैंने इसमें वोकैब के क्वेश्चंस इसलिए मिला जुला के लिए हैं. सुपाइन का मतलब होता है बहुत ही स्लॉथ, बहुत ही जो स्लगिश होता है, आलसी होता है, उसे कहा जाता है सुपाइन. तो इसका है आपका इनएक्टिव. तो इसका आंसर है आपका बी. The next question is quaint. quaint का मतलब होता है अलग सा, अजीब सा, विचित्र. तो इसे कहा जाएगा कुकी. तो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 42. लियन. लियन का मतलब होता है किसी पर कानूनी दावा ठोकना. तो दैट इज लीगल क्लेम. 43. क्वाम. क्वाम का मतलब होता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, गिल्ट की फीलिंग हमारे पीछे है, तो दैट इज कंपंक्शन. दैट इज ए. द नेक्स्ट वन इज एसिडुअस. इनके एंटोनिम देने हैं. तो एसिडुअस का एंटोनिम होगा, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि कई बार किसी चीज का एकदम एग्जैक्ट नहीं होता. तो एसिडुअस से होता है कि जो बहुत ही मेहनती को कहा जाएगा और सही दिशा में करने वाला, तो उसका आंसर होगा आपका ए, हैपहैज़र्ड. तो इसका उल्टा देना है हैपहैज़र्ड. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑडेशियस. ऑडेशियस का मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने वाला, ढीठ, हठी. तो इसका उल्टा होगा आपका डिस्क्रीट, सोच समझ के बोलने वाला. 46. गाउश. गाउश का मतलब होता है पुअर. तो इसका आंसर होगा आपका रिफाइंड, पॉलिश्ड. दैट इज बी. The next one is 47. They were praising him. ये भी बहुत सिंपल एक्चुअली मैंने आपसे कहा ना, मैंने अभी ग्रामर बहुत ही सिंपल रखी है. They were praising him. तो ये बनेगा आपका he was being praised by them. हालांकि हम पैसिव वॉइस में by them नहीं लगाते हैं, मगर ये मैंने जहाँ से भी मैं बना रही थी उनमें ऑप्शंस दे रखे थे, तो मैंने इसमें लिया है he was being praised by them. There is no time to play. There is no time to be played.
जिसका आंसर है आपका ये देयर इज नो टाइम आना चाहिए, इसमें तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है वैसे। देयर इज नो टाइम टू बी प्लेड, इसमें तो कोई भी नहीं, नन आना चाहिए वैसे, इसमें तो नन लगा दीजिए, क्योंकि इसमें देयर इज नो टाइम आना चाहिए, तो नॉट टाइम टू बी प्लेड नहीं, नन है इसका, कोई भी इसमें कुछ भी नहीं है इसमें। द नेक्स्ट वन इज ऑनेस्टी। हनी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हनी सेड ये क्योंकि एक ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल क्या एक कहावत है, तो इसका कहा जाएगा हनी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर आएगा इसका ऑप्शन आएगा आपका बी। 50. Sita said to me, you have invited me. Sita told me that I had invited her. A. Now let's move on to 51. और 51 से लेकर मैं आपको जो है दिखा रही हूँ, इग्नोरेंस इज लाइक अ डेलिकेट एक्सोटिक फ्रूट। ये दिख रहा है आपको, लाइक आ रहा है, तो इसका आंसर है आपका डी, दैट्स सिमिली। इसका भी आंसर है फियर एट माई हार्ट एज एट अ कप माई लव लाइफ ब्लड सीम्ड टू सिप। तो यहाँ पर फियर एट माई हार्ट एज एट एज लाइक वगैरह जो आते हैं वो सिमिली के ही होते हैं। और जैसे माई लाइफ ब्लड सीम टू सिप, कि वैसे इसमें हम जो है उसमें पर्सोनिफिकेशन भी कर सकते थे, लेकिन इसमें जो इसका एज आ रहा है तो दैट इज सिमिली हम इसमें लगा रहे हैं। I must get to the bottom of this matter. इसका आंसर है आपका डेड मेटाफर, सी। एंड द नेक्स्ट वन इज ये आपका पैसेज है, इस पैसेज को हम स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका 54 का आंसर, इनके मैं इसमें आंसर ही बता देती हूँ आपका। 54 का आंसर है सी, विद नो अटेम्प्ट्स टू कंसील। 55 का आंसर है आपका दैट सी। 56 का है आपका डी। 57 प्रोजेक्ट डी, प्रोजेक्ट न्यूज ऑब्जेक्टिवली। एंड अनइमेजिनेटिवली होना चाहिए था वैसे ये इसमें एक ही जो है कि 56 में प्रोजेक्ट न्यूज ऑब्जेक्टिवली एंड अनइमेजिनेटिवली, इसमें अन भी लगा होना चाहिए था, इसमें अनइमेजिनेटिवली होना चाहिए था। And the next question is 58. How can the readers air their grievances? तो इसका आंसर है आपका डी, by writing to their local newspaper. Now let's move on to question number 59. How many books are in Old Testament of the Bible? बाइबल के Old Testament में कितनी किताबें हैं? तो इसका आंसर है आपका that is 39. इसका आंसर है 39. Question number 60. How many books are in the New Testament of the Bible? तो इसका आंसर है आपका C, that is 27. बाइबल के दो टेस्टामेंट्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। तो ओल्ड टेस्टामेंट में 39 है और न्यू टेस्टामेंट में 27। 61. In which language the first translation of the Bible was done? सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज में बाइबल को ट्रांसलेट करा गया था? तो वो किया गया था लैटिन लैंग्वेज, हिब्रू से लैटिन में। तो इसका आंसर है आपका सी। उसके बाद है आपका हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश फर्स्ट टाइम। बाइबल को इंग्लिश में फर्स्ट टाइम किसने करा था? तो फॉलोअर्स ऑफ जॉन विक्लीफ। जॉन विक्लीफ कुड नॉट कंप्लीट हिमसेल्फ, तो इसका आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 63. Who coined the term metaphysical? इसका सिंपल है, ये लिटरेचर के क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए, सैमुअल जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 64. Who was the most prominent poet of metaphysical poetry? तो मेटाफिजिकल पोइट्री का सबसे प्रोमिनेंट पोएट है जॉन डन, डी। Who
फर्स्ट पोएट इन द वर्ल्ड इन समथिंग? तो ये इसका आंसर है आपका बेन जॉनसन। व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक? किसने स्ट्रीम ऑफ व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक क्या होती है? जो किसी के इनर थॉट्स को और फीलिंग्स को बताए, तो दैट इज ए। आंसर इज ए। आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चंस कहीं से कहीं तक भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ऐसे कई क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे अपने उस पे करवा चुकी हूँ। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट अगेन एंड अगेन दैट दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ग्रोज ऑन थिसल्स इज एन एग्जांपल ऑफ, कि वो जो है एक ऐसे एनिमल से मिलता है जो ग्रोज ऑन थिसल्स। तो इसकी किस चीज़ का एग्जांपल है? तो दैट इज इट इज एन एग्जांपल ऑफ पेरीफ्रेजेस, घुमा फिरा के कहना। तो दैट इज आंसर इज बी, पेरीफ्रेजेस। The next is the phrase Waverley novels is associated with A. Walter Scott. Question number 69. Who named the historical plays of Shakespeare a mirror of kings? किसने शेक्सपियर के प्लेस को मिरर ऑफ किंग्स कहा है? तो दैट इज ए, शेल्डन। The history of Cardenio, often referred to as merely Cardenio, is a lost play attributed to William Shakespeare and ये कार्डेनियो जो कि शेक्सपियर का लॉस्ट प्ले माना जाता है, वो किसको एट्रीब्यूट किया जाता है शेक्सपियर के अलावा? तो द आंसर इज फ्लेचर, ए। 71. Which is Shakespeare's famous romantic tragedy of sexually charged adolescents' love and death? That is Romeo and Juliet. The Globe opened in autumn 1599, which play was the first to be staged here. Globe Theatre 1599 में बना था और ये माना जाता है हिस्टोरिकल जो हिस्टोरियंस के जो भी उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि जूलियस सीजर जो है वो पहला प्ले था जो ग्लोब थिएटर में हुआ था। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 73. Between 1590 and 1593, the theaters were closed owing to 1590 से 93 theaters बंद हो गए थे, disturbances caused by the actors. तो C. क्वेश्चन नंबर 74. Which play was omitted? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि 1623 के फोलियो एडिशन में कौन सा प्ले छोड़ दिया गया था? तो दैट वाज पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर, बी। 75. He was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul. Who said this in praise of Shakespeare? ये शेक्सपियर के प्रेज में किसने कहा है? तो ये कहा है ड्राइडन। क्वेश्चन नंबर 76. Which of the following is considered the first editor of the works of Shakespeare? शेक्सपियर का पहला एडिटर कौन कहा जाता है? तो दैट इज निकोलस लो। At what age Shakespeare appears to have retired to Stratford, where he died 3 years later? तो इसका आंसर है आपका A, 49. 78. प्रॉब्लम प्ले शेक्सपियर के प्लेज के लिए किसने ओरिजिनेट करा है? प्रॉब्लम प्ले वर्ड्स इन्होंने नहीं करा मगर शेक्सपियर के कुछ प्लेज के लिए करा है। तो इसका आंसर है डी, फ्रेडरिक एस्पोस। 79. Who wrote a different version of the Tempest known as the Enchanted Island? ये किसने लिखा है? That is written by John Dryden. 'collection of two poems under the collective title Coriolanus in honor of Shakespeare's play Coriolanus. तो इसका आंसर है आपका ए, T.S. Eliot. Who wrote a landmark work called Characters of Shakespeare's Plays 1870? 1817 में किसने लिखा लैंडमार्क वर्क? दैट इज विलियम हैजलिट.
C. Question number 82. The Passionate Pilgrim is an anthology of 20 poems. ये किसको जो है विलियम जैगट ने लिखी किसको एट्रीब्यूट करी है? That is attributed to William Shakespeare. That is A. Question number 83. Which of the following is not a title to a play written by William Shakespeare? तो इसका आंसर है आपका हेनरी सेवेंथ, डी. Question number 84. Which of the following works of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided signs of immaturity? कौन सी पोएम 6 लाइन्स में लिखी हुई है और इमेच्योरिटी दिखाती है? तो दैट इज सी, वीनस एंड एडोनिस. इस पे तो एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन. 85. Which of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career? That is Much Ado About Nothing. Question number 86. Whose skull does Hamlet discover in the churchyard? Yorick की है. The former court's jester. A. 87. Whose story does Hamlet ask the players to tell upon their arrival to Elsinore? That is A. Priam and Hecuba's. 88. Who is the last character to die in the play Hamlet? That is Hamlet. B. 89. Which character speaks the first line of the play in Hamlet? That's Bernardo. Question number 90. Who remarked about his father given below? ये किसने कहा है? It is said by John Milton. That's A. 91. Defensio pro populo Anglicano is a Latin polemic by John Milton published in 1651. The full title of this work in English is John Milton, an Englishman, his defense of the people of England. That's C. 92. Which political tract by John Milton in 1654 was written as a sequel to his Defensio pro populo Anglicano? That is Defensio Secunda. Second defense of English people. That is A. 93. Which poem of John Milton described Christ's incarnation, his overthrow of earthly and pagan powers, और क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन के बारे में बताना? तो इसका आंसर है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी. तो इसका आंसर है आपका ए. 94. On 27 April 1667, Milton sold for £5 the publication rights of Paradise Lost to publisher Samuel Simons. A. 95. Just before his death in 1674, Milton supervised a second edition of Paradise Lost, accompanied by an explanation of why the poem rhymes not and prefatory verses by Andrew Marvell. B. 96. Which of the following is the unfinished religious manifesto supposed to be written? जिसे माना जाता है कि मिल्टन ने लिखा है, तो that is De Doctrina Christiana. The next 97. चार्ल्स वन की मृत्यु कब हुई थी? चार्ल्स वन की कब हत्या की गई थी? तो that is 30 जनवरी 1649. तो A. The next question is Samson's blindness and captivity in Samson Agonistes mirrors. Samson Agonistes में क्या दिखाती है सैमसन की ब्लाइंडनेस? तो A. Milton's own lost sight. 99. In which work Milton called for the liberty to know, to utter and to argue freely according to conscience
ये सब मिल्टन ने किसमें कहा है? मिल्टन ने ये सब कहा है बी, एरियोपेजिटिका में। एरियोपेजिटिका। क्वेश्चन नंबर 100, पॉलीगैमी के लिए किसने सपोर्ट करा है मिल्टन ने? तो दैट इज डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना, ए। क्वेश्चन नंबर 101, it's a degree of an adjective which denotes a higher degree of the quality than the positive. It is used when two things or sets of things are compared. It is comparative degree. The answer is B. Question number 102, which verb form shows tense, person and number? That is finite verb form. Finite verb. Question number 103, the plural form of Mr. Agarwal is. Actually ये इस तरीके के क्वेश्चंस आए जाते हैं कई बार, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। वैसे इसका होना चाहिए था द अगरवाल्स, लेकिन इसमें जो सही ऑप्शन है, वैसे नहीं तो ये एफ की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो हमने इसी तरीके से बनाया, तो हमने द मिस्टर अग्रवाल्स कर दिया, तो इसको जो है बेनिफिट ऑफ डाउट करते हुए होता है, वरना ये होना चाहिए था द अग्रवाल्स। तो ये इनमें सबसे ठीक है ऑप्शन। अब वो माने तो और ना माने तो ये वाली चीज है। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 104। इस क्वेश्चन नंबर 104, द आंसर इज ए, ब्राइडल माउंट। क्वेश्चन नंबर 105, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड इज ए, ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस gentle breeze. Question number 106, Proteus is Greek sea god. ये किसमें वर्ड्सवर्थ के हमें देखने को मिलता है? तो इसका आंसर है ए, the world is too much with us. Question number 107, Yours darling of a pygmy size, ये किसके लिए कहा गया है? तो सी, Coleridge Taft. Question number 108, who calls Wordsworth one of the giants of English poetry? That is A, John Crowe Ransom. Question number 109, answer is A, On the Death of Richard West. Question number 110, Humble and Rustic Life, C. Wordsworth's poem mostly deal with humble and rustic life, C. Question number 111, a poet could not but be gay in such a jocund company. ये लाइन्स किस में देखने को मिलती हैं? The answer is daffodils, D. Question number 112, who was the Wordsworth great idol? Wordsworth's great idol was Milton. Question number 113, Satanic school was the term applied by which of the following poets in his vision of judgment? ये दिया है साउदे ने, तो इसका आंसर है बी, रॉबर्ट साउदे। Question number 114, which of the following Whig quarterly founded in 1802 is notorious for its biting attack on Wordsworth, Coleridge and other Lakers? किसने जो है उन पे अटैक करा है? तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर है आपका द एडिनबर्ग रिव्यू, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 115, who defines romanticism as the addition of curiosity to the desire of beauty? That's Walter Peter, B. Question number 116, who remarked Charles Lamb as a scorner of the field because of his disinterested attitude towards politics, city, and it is called by Wordsworth.
Goldsworthy, question number 117. Goldsworthy was awarded the Nobel Prize for Literature in 1932. Question number 118. The lower class was represented in, that is fraternity, C. Question number 119. Which play made great sensation, especially to parliamentary and official circles? That is Justice. Question number 100. Number 120. The Freelands, a famous work of Goldsworthy, is a novel. Question number 121. Goldsworthy's masterpiece is The Forsyte Saga. Question number 122. His place in British drama is well secured because he is one of the very few serious dramatists who enjoys a national-wide popularity. Whose comment is this? C. J.L. Roy. Question number 123. What is Goldsworthy's From the Four Winds? That is collection of short stories. That is A. Question number 124. Goldsworthy's reputation as a novelist was established by The Forsyte Saga. Question number 125. I cannot explain. There are things that I can't make clear because you are willfully blind to all that I believe in. That is, the answer is B. Saint's Progress. तो ये 125 क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के जो है वो सॉल्व करवाए गए। तो ये क्वेश्चंस थे आपके 125 क्वेश्चंस। तो आप लोगों को सॉल्व क्या है इसमें मैंने आपको एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस और इसके बाद आगे और आते ही रहेंगे। मतलब इससे ऊपर का लेवल जो है हम तो अपने इसके लिए इससे ऊपर का लेवल और लेते रहेंगे। आप भी जब तैयारी करें, कहीं से भी तैयारी करें, कैसे भी तैयारी करें, तो आप लोग भी जो है इसी से ऊपर इस लेवल से ऊपर का लेवल रख के ही तैयारी जो है वो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।